उत्तराखंड में तबाही की पहली तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। सैलाब के बाद सिर्फ मलबा बच गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की बर्बादी की कहानी बयां करती हैं। सब कुछ तबाह हो गया है, चारों तरफ मलबे का ढेर लगा है। आसमान से आई आफत से मकान, होटल सब कुछ तबाह हो गए हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड की बर्बादी बयां कर रही हैं। कभी गुलजार रहने वाले केदारनाथ में अब मातम ही मातम पसरा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि केदारनाथ में जिंदगी पर कुदरत ने कैसा कहर बरपाया है। जमीन खिसक गई है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहाँ जिंदगी के पटरी पर लौटने में काफी वक्त लगेगा। उत्तराखंड में बाढ़ से हुई बर्बादी के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर तरफ उम्मीदों के दामन में राह देख रही जिंदगी है। ऐसे में अगर किसी का भरोसा है और कोई मददगार है तो वो है सेना, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। रक्षा मंत्रालय ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 45 से ज्यादा आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। साथ ही 10,000 से ज्यादा सैनिकों के दल को भी राहत कार्य में लगाया गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की ओर से 20 Mi-17 हेलीकॉप्टर और 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में मुस्तैदी से लगे हुए हैं, जिनके जरिए 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। रक्षा मंत्री A.K. एंटनी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने सेना को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक राहत कार्य में मदद करें और मुश्किल घड़ी में फंसे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। वहीं आर्मी के BRO के जवान सड़कों को जोड़ने में लगे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा सके। आर्मी ने 11,000 लोगों को इस मुश्किल घड़ी से उबारा है और 10,000 से ज्यादा लोगों तक खाना पहुँचाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बाढ़ से तबाह हुए उत्तराखंड के लिए 340 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इंदिरा आवास योजना के तहत गाँव में मकानों के निर्माण के लिए उत्तराखंड को विशेष सहायता देने का विचार कर रहा है। जयराम रमेश का कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय आपदा को देखते हुए उत्तराखंड के लिए और आवासीय पैकेज पर काम कर रहा है, जिसके तहत अगले सप्ताह 82 सड़कों और 27 पुलों पर विचार किया जाएगा, जिसके दायरे में 664 किलोमीटर की सड़कें आएंगी। इस पर कुल 340 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होगा। जयराम रमेश ने कहा कि कार्यक्रम 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि इस साल फरवरी में मंत्रालय ने उत्तराखंड के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत के साथ कुल 1140 किलोमीटर के दायरे में 118 सड़कें तथा 8 पुलों को मंजूरी दी थी। उत्तराखंड में हुई तबाही में मरने वालों की संख्या हजारों में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें मरने वालों की संख्या हजारों में होने की आशंका जताई गई है। सूत्रों के मुताबिक आपदा विभाग ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपकर बताया है कि केदार घाटी में बसे 60 गाँवों का नामो निशान तक नहीं मिला है। गृह मंत्रालय को सौंपी गई केदारनाथ की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के पास करीब 90 धर्मशालाओं में रुके हजारों लोगों का भी कोई अता पता नहीं है। आपदा विभाग ने बताया कि सैलाब के वक्त सभी धर्मशालाएं लोगों से खचाखच भरी थी। इतना ही नहीं, केदार घाटी के 3 कस्बों में अभी तक कोई बचाव टीम नहीं पहुंच पाई है। बेजार बेहाल देवभूमि केदारनाथ में अब कुछ नहीं बचा है। मंजर है बर्बादी का। बचाव में लगी सेना और सेना के हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे हैं जिंदगी के निशान, लेकिन इस मंदिर के इलाके में मौत के सन्नाटे और खौफ के सिवा अब कुछ नहीं बचा है। केदारनाथ के रास्ते में 18 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता ध्वस्त हो चुका है और कम से कम 1 साल तक तीर्थ यात्रा मुमकिन नहीं है। उपनाई मंदाकिनी में केदारनाथ के समीप जमीन का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। 250 से ज्यादा सरकारी और निजी होटल, लॉज और मंदिर के आसपास की 100 दुकानें खत्म हो चुकी हैं। सब कुछ तबाह हो चुका है। मंदिर के सिवाय सब कुछ बर्बाद हो गया है। केदारनाथ में हुई मौत का सही आंकड़ा भी प्रशासन के पास मौजूद नहीं है। राहत बचाव कार्य में सेना जुटी है, लेकिन कुदरत के कहर से उबरने में अभी वक्त लगेगा। तबाह हुई सड़कों की ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां सैकड़ों पर्यटक और तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। जो लोग सड़कों के दोनों पार फंसे हैं वो दहशत में है कि कहीं फिर सड़क का कोई दूसरा बचा हुआ हिस्सा न दरक जाए। जरा सोचिए कि किन हालातों में लोग फंसे हुए हैं। जोशीमठ की तरह ही रुद्रप्रयाग में तबाही का यही मंजर है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से सड़क गायब हो चुकी है। उत्तराखंड में आई तबाही से बच निकलने का सबसे बड़ा जरिया थी ये सड़कें, लेकिन दरक रही सड़कों ने तबाही में फंसे लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। भूखे प्यासे लोग बस जल्द ही इस मुसीबत से निकलने की आस लगाए बैठे हैं। उत्तराखंड में निगाहें उठाते ही बर्बादी की तस्वीरें दहला देती हैं। जिधर देखिए कुदरत का कहर नजर आता है। घर के नीचे की नींव खिसकी तो मकान पानी में समा गए। यही हाल सड़कों का है। गांव, कस्बों, शहरों से जोड़ने वाली सड़कें तबाह हो चुकी हैं। कोई बीच से टूटी हैं तो किसी का अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। क्या जोशीमठ, क्या अल्मोड़ा, क्या रुद्रप्रयाग, कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं। एक अनुमान के मुताबिक तबाही के कारण पूरे उत्तराखंड में करीब 700 सड़कें या तो बह गई हैं, या जहां तहां टूट चुकी हैं। छोटे बड़े करीब 200 पुल बह गए हैं। सड़कें टूट जाने की वजह से कई जगह गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन पहाड़ में कई गांवों तक राहत कार्य पहुंच तक नहीं पा रही है। उत्तरकाशी मुख्यालय से ऋषिकेश तक युद्ध स्तर पर कार्य कर प्रशासन रास्ता खोलने में कामयाब रहा, ताकि 4 दिनों से फंसे 5000 यात्री अपने राज्यों की ओर निकल सके। अब प्रशासन आगे के मार्ग खोलने में जुट गया है। अभी भी 7000 यात्री रास्तों में फंसे हैं। आपको बता दें कि अभी भी मुख्यालय से गंगोत्री 90 किलोमीटर और बारकोट से यमुनोत्री 50 किलोमीटर बंद है।
जहां यात्रियों को पैदल सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। राहत की खबर है कि उत्तरकाशी से देहरादून वाया सुवा खोली भी पूरी तरह खुल गया है। रूह कपा देने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की है, जहाँ जान बचाने के लिए लोग किसी भी जोखिम को झेलने को तैयार हैं। पहाड़ के दो छोर के बीच उफनती नदी, जिसकी आवाज से किसी का कलेजा कांप जाए, लेकिन एक रस्सी के सहारे लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तबाही में फंसे लोगों के पास जान बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दरअसल जान मुश्किल में होती है तो तिनका भी सहारा बन जाता है। ये तो रस्सी है जिसे पकड़कर जान बचाई जा सकती है। उत्तराखंड में तबाही के करीब 100 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ राहत कार्य नहीं पहुँच सका है और लोगों के पास इंतजार के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। बच्चे टूटते छप्परों पर खड़े हैं, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी। गांव टापू में तब्दील हो चुका है। शारदा और घाघरा का प्रकोप जारी रहा तो गांव काल के गाल में कभी भी समा सकता है। सीतापुर जिले का 25 गांव अपने अस्तित्व के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन प्रशासन ने गांवों की जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने में लगा है। लोगों के पास राशन तक खत्म हो गए हैं, फाके पड़ रहे हैं, मासूम भूख से बिलख रहे हैं, लेकिन खाना नहीं है। बीमार मर्द से तड़प रहा है, लेकिन दवा का आता पता नहीं है। बढ़ता पानी गाँव को लील जाने के लिए बेकल हुआ जा रहा है। पहाड़ पर मुश्किलों में फंसे लोग परेशान हैं, तो इधर नीचे गम के सैलाब में डूबे हैं उनके परिजन। दिल्ली के पीतमपुरा के इस घर में लोगों की नींद भी गायब है। इनका परिवार केदारनाथ दर्शन कर लौट ही रहा था कि आसमान से आफत आ गई। मोबाइल का टावर उनका काम नहीं कर रहा, उनसे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लास्ट मेरी कल रात को 11 बजे करीब बात हुई थी। माता और पिता की तस्वीरें थामे ये जयपुर के अंजनी शर्मा हैं। अंजनी के माता पिता भी 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं, लेकिन बारिश और बाढ़ से हुई तबाही में वे कहीं फंस गए हैं। पहले जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कुछ ऐसा होने के अंदेशा है बाढ़ का। केदारनाथ में भंडार लगाने वाली हरियाणा के करनाल की संस्था बाबा केदारनाथ सेवा मंडल भोला ब्रिगेड के 16 लोग भी लापता हैं। केदारनाथ में ये भंडारा मंदिर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर लगता है, लेकिन अब भंडारे के लिए गए 22 में से 16 लोगों की कोई खबर नहीं है। मेरा भाई गया हुआ था, 1 महीना हो गया, पूरा महीना इनके साथ भाई जी के साथ। उनका कोई संदेशा नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। गुजरात सरकार के मुताबिक जिस वक्त उत्तराखंड में तबाही मची, वहाँ गुजरात से करीब 5000 लोग मौजूद थे। वहाँ से कई लोगों की सलामती की खबर आ रही, वहीं कई लोग की मौत की खबर है। तबाही में गुजरात के रहने वाले अशोक भाई और उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक अशोक भाई के सामने ही उनकी पत्नी सैलाब में बह गई थी, जिसे देखकर मौके पर उनके पति अशोक भाई को हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी वहीं पर मौत हो गई। भाभी जी पानी में बह गए हैं और भाई को उनको सदमा लगा, उसके हिसाब से ये उनको हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन उधर उनका जान चला गया। हादसे में फंसे गुजरात के 80 लोगों का कोई अता पता नहीं है। गुजरात सरकार लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है। उत्तराखंड में वो भीषण तबाही से यूपी के चंदौली के लोग भी अछूते नहीं हैं। जिले के अलग अलग हिस्सों में करीब 300 लोग उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पर गए थे, जिनमें 7 लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। परिजनों का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये सभी लोग चंदौली के वाराणसी के ट्रैवल एजेंसी के जरिए 4 धाम की यात्रा पर गए थे। उत्तराखंड में आई बाढ़ में किसी ने अपने पिता को खोया, किसी का भाई लापता है, तो किसी के पूरे परिवार की कोई खबर नहीं है। देहरादून में 4 धाम की यात्रा के दौरान मौत से सामना कर लौटे लोगों की दास्तां सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। किसी ने पेड़ के नीचे जान बचाई तो कोई 3 दिनों तक भूखा रहा। रात को 12 बजे जब फ्लड आया तो हमने वहाँ से शिफ्ट किया और रात भर चट्टान के ऊपर बैठ के हमने गुजारा। सेना की मदद से मौत के मुंह से निकले लोग अब अपनों के बीच आकर राहत महसूस कर रहे हैं। सेना और प्राइवेट हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किए गए लोग मौत से हुई मुठभेड़ का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। मौत से बच के आए, मौत से बदतर जीवन जिया है हमने 3 दिन। देहरादून में हेलीकॉप्टर बेस पर जैसे ही लोगों का जत्था चौपर से उतरा, परिवार वालों की आंखें नम हो गई। उत्तराखंड में बाढ़ में फंसे लोग अपनों को देखकर फूट फूट कर रोए। उत्तराखंड में भारी तबाही के बाद गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने तबाही वाले इलाकों का हवाई दौरा किया। हवाई दौरे के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, इस मुश्किल घड़ी में वो सरकार के साथ हैं। उत्तराखंड का हवाई सर्वे करने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा था कि हालात अभी भी बहुत भयावह हैं और सरकार को ऐसी स्थिति में उत्तराखंड की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा हालात में बचाव कार्य में लगे हेलीकॉप्टर की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा एक प्राकृतिक हादसा है और इसे एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में लिया जाना चाहिए और इसे चुनौती मानकर इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में बाढ़ से मची भीषण तबाही पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में चल रहे राहत कार्यों की रिपोर्ट और
कार्य योजना फाइल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि लोगों को बचाने के लिए राज्य में उचित संख्या में हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों को राहत कार्यों से जुड़ी हर बात की जानकारी कोर्ट में दाखिल करने को कहा। हादसे में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है और हजारों यात्रियों की जान अभी भी जगह जगह अटकी हुई है। आपदा में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। उत्तराखंड में तबाही में फंसे लोगों के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। गया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने मुसीबत में फंसे लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की। चंदौली में सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारे में बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन का आयोजन कर मुसीबत में फंसे लोगों के लिए राहत की उम्मीद की गई। अपने प्रियजनों को कुछ लोग बहुत सारे खो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, तो इस तरह से प्रार्थना यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे कर रहे हैं। मुरादाबाद में भी तबाही में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। आज जो श्रद्धालु मरे हैं, भक्त लोग मरे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने एक पोलियो चौक से कैंडल मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया पर निशाना साधते हुए एक सनसनीखेज बयान दिया। ममता ने लोकल न्यूज चैनलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ न्यूज चैनलों पर उनकी आलोचना करने वाले गेस्ट पोर्नोग्राफी बिजनेस में शामिल हैं। ममता ने कहा कि बलात्कार की 2-3 घटनाएं हुई हैं, लेकिन हर शाम लोकल न्यूज चैनलों पर बैठे पैनलिस्ट अश्लील चर्चा करने में लग जाते हैं और दिन प्रतिदिन हमारी माँ बहनों का अपमान करते हैं। कुछ चैनल दिवालिया हो गए और वो बंगाल की जनता का अपमान कर रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जिन लोगों को पैनल में बुलाया जाता है, उनमें से तो कई पोर्नोग्राफी बिजनेस में भी शामिल हैं। वो सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, लेकिन बस पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि एक कॉलेज छात्रा से बलात्कार और उसकी हत्या के बाद विपक्ष के निशाने पर ममता बनर्जी हैं और मीडिया के बहस में ये मुद्दा बना हुआ है। मुंबई के ओशिवारा इलाके में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने मीरा टावर के एक फ्लैट में छापा मारकर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। ओशिवारा में मीरा टावर IPS अपार्टमेंट के बी विंग में फ्लैट नंबर 1402 में ये जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। पुलिस को जैसे इसकी सूचना मिली, छापा मारकर 3 दलालों के चंगुल से 5 लड़कियों को छुड़ाया गया, जिन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला गया था। पुलिस के मुताबिक जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल लड़कियां मुंबई के टीवी सीरियलों और मॉडलिंग से जुड़ी हुई हैं। जिस फ्लैट में ये धंधा चल रहा था वो एक बिजनेसमैन की बीवी के नाम पर है, जिसे पुणे के एक सॉफ्टवेयर कंपनी को गेस्ट हाउस के लिए भाड़े पर दिया गया था। इस रैकेट में सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजर समेत 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। थाने के मुंब्रा स्टेशन के पास एक बार फिर एक इमारत भड़बड़ा कर गिर गई। 3 मंजिला इस मूर्ति इमारत में करीब 12 फ्लैट थे। अब तक 3 लोगों को बाहर निकाला गया है, जबकि दर्जन भर लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इमारत गिरने के बाद थाने महानगर पालिका, पुलिस, फायर ब्रिगेड के साथ साथ स्थानीय लोग भी राहत कार्य में जुट गए हैं। बीती रात करीब 2:30 बजे इमारत गिरने की खबर सामने आई थी, तभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत का काम शुरू किया। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मुंबई पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो बैंकों में पैसा जमा करने के बहाने लोगों को चूना लगाने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक इस आरोपी ने अब तक 40 से भी ज्यादा चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसका नाम अब्बास हुकानी है। पुलिस के मुताबिक अब्बास बैंकों में कभी पैसे जमा करने के बहाने तो कभी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को लाखों का चूना लगाता था। अब्बास की करतूत के चलते पुलिस को कई दिनों से इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी तो अब्बास को धर दबोचा गया।